The stability of an electron in a multi-electron atom is because total attractive interactions between the nucleus and the electrons are more than the repulsive interactions among the electrons. तो ये बात तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है, रिपल्सिव फोर्स। तभी ही जो एटम है वो स्टेबल होता है, यानी न्यूक्लियस पकड़ के रखे पाता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, वरना तो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्जन के कारण वो इधर उधर भाग जाते, वो वहाँ रह ही नहीं पाते न्यूक्लियस के पास, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा नहीं होता। तो ये तो हम जानते ही हैं। आगे एक यूनिक और इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है, उसको देखते हैं। In general, the repulsive interaction of the electrons in the outer shell with the electrons in the inner shell are more important. So कौन से टाइप के repulsive interaction ज़्यादा important होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये समझिए आप, important line है ये। लेट्स से ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज़ द इनर शेल एंड दिस इज़ द आउटर शेल। तो आपसे ये बोला गया है कि इन इनर और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्जन होते हैं, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन द रिपल्जन्स अमंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम शेल्स, ऐसा बोला गया है आपको। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्जन्स होते हैं उनके कारण तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होंगे, क्योंकि इनमें सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ही दूर जाएंगे विद इन द सेम पेरीफेरी। ये कहीं दूर नहीं जा रहे इन विद इन द सेम शेल रिपल्जन के कारण, आउटर हो चाहे इनर हो। लेकिन जो इन दोनों शेल्स के बीच में रिपल्जन होंगे, आउटर और इनर के बीच में, उनके कारण इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूर जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैन बी आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, इसके अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से भी बाहर जा सकते हैं इन रिपल्जन के कारण। तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है कि दीज रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर ऑफ मोर इम्पोर्टेंट एज फार एज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज कंसर्न्ड। तो एटम की स्टेबिलिटी के लिए दीज रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट, ये आपको यहाँ पे बात बताई गई है। Due to the presence of electrons in the inner shells, the electrons in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus, यानी कि शील्ड हो जा रहा है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। दिस शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स वो कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे, इसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड इसको बोला जाता है शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल कोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात तो हमें समझ आती ही है कि नेट पॉजिटिव चार्ज जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज इट इज़ द चार्ज विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द इनर इलेक्ट्रॉन्स हैव शील्डेड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Energy of interaction between nucleus and electrons, that is orbital energy, it decreases with increase of atomic number। तो हम ये देख ही चुके हैं, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला भी हमें याद है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जेड के साथ एनर्जी मोर नेगेटिव होती जाती है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। S orbital shields the outer electrons from nucleus more effectively as compared to p orbital, and p in turn shields the outer electrons more effectively than d orbitals। तो ये ऑर्डर होता है, s सबसे ज़्यादा शील्ड करता है और s p d f f यहाँ पे सबसे कम करेगा। तो ये सीक्वेंस होता है इनका शील्डिंग इफेक्ट का। तो ये सीक्वेंस का रीज़न समझना बहुत आसान है। आप
जानते हैं, इट लाइज इन द शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल आप जानते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है ऐसे, तो एस ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस का चार्ज को शील्ड करना सबसे ज़्यादा आसान होता है और सबसे इफ़ेक्टिवली ये शील्ड कर पाता है, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ से घेर लेता है चार्ज को। दैट्स वाई एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, एंड ऐसे ही सबसे कम होगा फिर एफ ऑर्बिटल का, ड्यू टू शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। Further, the s orbital electrons spend more time close to nucleus in comparison to p orbitals, which spends even more time in the vicinity of nucleus in comparison to d orbital electrons। तो वही ऑर्डर होता है ये टाइम स्पेंडिंग का भी, एस पी डी एफ। इसका रीज़न आपको मिलेगा इन द नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिसिटी, वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी कि द पेनेट्रेशन ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज मोर देन द पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। तो पेनेट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है एस ऑर्बिटल्स का, दैट्स वाई सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ टाइम क्लोज में, न्यूक्लियस की विसिनिटी में टाइम बिताते हैं एस ऑर्बिटल्स, और यही सीक्वेंस होता है इनका एस पी डी एफ का। तो शील्डिंग इफेक्ट और द टाइम स्पेंड इन विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर सेम होता है, एस का सबसे ज़्यादा और एफ ऑर्बिटल का सबसे कम। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ याद रखिए। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमारे पास अब एक कंसेप्ट बन गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज विद एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। S orbital electron will be more tightly bound to the nucleus than p orbitals, and in turn p orbital electrons will be bound more tightly than d orbitals electrons। तो ये कंसेप्ट बन गया हमारे पास, जैसे जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है 0 1 2 3 एस पी डी एफ, electrons will be bound less tightly to the nucleus, s orbital electrons are most tightly bound। The energy of electrons in s orbital will be lower, more negative than p orbital, and which will have less energy than that of d orbital electrons and so on। तो ये बात भी हमें बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि n प्लस एल के रूल से एनर्जी दी जाती है। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 एंड डी के लिए 2, तो ऐसे इंक्रीज करती जाती है एल की वैल्यू। सो दैट्स हाउ एनर्जी भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज करती जाती है। विद इन द सेम शेल, यानी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी जाए अगर, लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी। तो एन की वैल्यू सेम करके अगर एन प्लस एल की वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए कम आ रही है तो उसकी एनर्जी कम है। तो ये पहला रूल हुआ जब एन की वैल्यू सेम करते हैं आगे। इफ द वैल्यू ऑफ एन प्लस एन इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी सेम, अगर एन प्लस एल भी सेम हो जाए तो क्या क्राइटेरिया होगा एनर्जी का, लोअर द वैल्यू ऑफ एन, जिस ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू तब लोअर होगी उसकी लोअर एनर्जी मानी जाएगी। तो ये दो रूल होते हैं। अगर एन की वैल्यू सेम है दो ऑर्बिटल्स के लिए तो एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम है उसकी कम एनर्जी होगी। एन प्लस एल की भी वैल्यू दो सेम है अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए, तो जिसमें एन की वैल्यू कम है उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल माना जाएगा। इट हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड वेरी वेल इनसाइड दिस टेबल। एन प्लस एल रूल का आपको एप्लीकेशन भरपूर मिल जाएगा इस टेबल के अंदर, विच इज़ रियली ग्रेट फॉर प्रैक्टिस। ये सारे ऑर्बिटल्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन सब में जो सीक्वेंस बन रहा है ऊपर से नीचे वाले का, इन सब में एन प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन लोअर एनर्जी उसकी होगी जिसमें लोअर एन देखने को मिलेगा हमें। तो एन प्लस एल रूल का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। 2p और 3s इन दोनों का n प्लस एल सेम है, लेकिन 2p में n कम है, दैट्स वाई उसकी एनर्जी लोअर होगी।
3p और 4s का इसी तरीके से दोनों का n+l सेम है, 3p में n कम है तो इसकी एनर्जी लोअर। उसी तरीके से 3d और 4p का n+l सेम, लेकिन 3d का n कम है, सो दैट्स हाउ इसकी एनर्जी लोअर होगी। ऐसे ही आप दूसरे ऑर्बिटल्स का भी करके देख सकते हैं। ये इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू concepts on this question. Energies of the orbitals in the same subshell decreases with increase in atomic number। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। विद इन द सेम सबशेल, लेट से यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल दिया गया है 2s का, तो इसमें n+l की वैल्यू सेम होती है सबके लिए, 2s में सबके लिए सेम है। तो एनर्जी कैसे डिफरेंट हो रही है इन सब ऑर्बिटल्स के अंदर जब n+l की वैल्यू सेम है, क्योंकि उसी के आधार पर हमने देखा था कि एनर्जी डिफाइंड है, तो एनर्जी डिफरेंट कैसे है इन सब में। तो अब जानते हैं कि जैसे जैसे एटमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो इन 2s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट दोज वुड बी हेल्ड मोर क्लोजली टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। एंड आप जानते हैं कि जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स टू न्यूक्लियस उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। सबसे कम होती है ग्राउंड स्टेट में, आप जानते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे कम होती है जितना क्लोज लेवल होता है, तो ग्राउंड स्टेट में सबसे कम। तो दैट्स हाउ पोटेशियम में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियस के बहुत पास हेल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। दैट्स हाउ पोटेशियम के 2s ऑर्बिटल्स में एनर्जी सबसे कम, और हाइड्रोजन में जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की। सो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि क्यों एनर्जी डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद इन द सेम सब शेल। filling of orbitals with electrons in atom, it take place according to Aufbau principle, which is in turn based on Pauli exclusion principle, the Hertz rules of maximum multiplicity and the relative energies of the orbital। तो ये आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल। इसको बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी बोला जाता है। बिल्डिंग अप मींस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। तो ये होती है ऑफबाउ प्रिंसिपल से, विच इज इन टर्न बेस्ड ऑन पाउली एक्सक्लूजन, हर्ट्ज रूल एंड रिलेटिव एनर्जी। इसको n+n रूल बोलते हैं, इसको n+l रूल। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन पाउली एक्सक्लूजन, हर्ट्ज रूल एंड n+l रूल, एंड फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज बेस्ड ऑन ऑफबाउ प्रिंसिपल। ये याद रखिए। द वर्ड ऑफबाउ मीन्स बिल्डिंग अप, आई हैव टोल्ड यू। Building up of orbitals means the filling up of orbitals with electrons. This principle states that in ground state of the atoms orbitals are filled in order of their increasing energies। तो ये होती है definition statement of ऑफबाउ प्रिंसिपल। इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स। energies of a given orbital depends upon the effective nuclear charge, and different type of orbitals are affected to different extents। Thus there is no single ordering of energy orbitals which will be universally correct। तो for all atoms, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि सारे एटम्स के लिए एक सिंगल ऑर्डर नहीं बनाया जाता। इसका रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा इन लाइन से। बिकॉज डिफरेंट एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज होते जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और हम जानते हैं कि एटमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो डिफरेंट एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से ऑर्बिटल्स विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो दैट्स हाउ एनर्जी डिपेंड करती है एटम टू एटम, एंड वी कैन नॉट मेक अ जनरल ऑर्डर फॉर ऑल द एटम्स, इट वेरीज फ्रॉम एटम्स टू एटम्स। दैट्स वाई ये लाइन बोली गई है आपसे
इवन देन दिस ऑर्डर इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल, बताया गया आपको। इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसको याद रखने के लिए आप एक जनरल आइडिया लेने के लिए ऑर्डर का इसको याद रख सकते हैं। वैसे इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑर्डर दिया गया आपको N+L रूल से आप आसानी से उड़ा सकते हैं एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन। सो इस ऑर्डर को याद रखने की डेफिनेटली आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे जो दिया गया ट्रिक से ये काफ़ी अच्छी बात है कि एनसीईआरटी ने ट्रिक खुद से ही दी है आपको इस ऑर्डर को याद रखने के लिए। बट इवन देन इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। N+L रूल इज़ एब्सोल्युटली सफिशिएंट टू डू ऑल सच क्वेश्चंस ऑफ एनर्जी। द ऑर्डर में बी रिमेंबर्ड बाई यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। सो ये मेथड ज़रूर देख लीजिए आपके कैसे किया है एनसीईआरटी ने। सो पहले तो उसने सब सेल्स को लिख लिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 1s 2s अप टिल 7s, एंड देन एज यू नो देर इज़ नथिंग कॉल्ड 1p, क्योंकि द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर p ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट इज़ 2, तो 2p ही होगा जो एग्जिस्ट करेगा, 1p जैसा कुछ नहीं है। वैसे ही द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर d ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट इट इज़ 3, सो दैट्स हाउ ये 3d होगा। तो ऐसे ऑर्डर लिख लिया और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरो बनाते जाइए आप। यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल्स। कंपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। इवन तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा N+L रूल से आसानी से हो जाएगा। The above series useful guide to remember the building of the electronic structure, but it may be remembered that exceptions may occur. So इसमें भी exceptions हो सकते हैं जो आपको order देंगे, that's why इनको याद रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि exceptions can may occur, and here exceptions की तो बात हो रही है यहाँ पे। these exceptions are due to half filled and fully filled configuration, सिर्फ उनकी बात हो रही है यहाँ पे जो हम आगे देखने वाले हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। As the word exclusion suggests, this principle must be about excluding or restricting some property. So yeah, it is about restricting or excluding the presence of more than 2 electrons inside an orbital. It states that no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. तो ये बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम नहीं हो सकती, इट मस्ट बी ऑपोजिट। अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका ये मतलब होगा कि स्पिन भी सेम होगी, पॉजिटिव हाफ होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यही ये प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। सो सेम स्पिन नहीं हो सकती। इसी का कहने का दूसरा तरीका है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल 2n² होते हैं, ये हम जानते ही हैं। nth शेल के अंदर n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। एंड nth शेल के अंदर n नंबर ऑफ सब शेल्स होती हैं। ये रिवाइज करते रहिए, साथ में आपके लिए याद रखना होगा फिर इनको आसान। Hund's rule of maximum multiplicity, as the name suggests, it talks about the maximum multiplicity. तो एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितने मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भरे जा सकते हैं बिफोर देयर पेयरिंग, वो हमें बताता है हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। विद इन द सेम सबशेल, एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है, बिकॉज दे हैव द सेम एनर्जी। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इट स्टेट्स दैट दिस प्रिंसिपल पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल P, D और F does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is it is singly occupied। एक्चुअली ये जो आपको वर्ड दिया गया है IE, इसका दैट इज मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है इन एसेंस।
तो इसको बोल सकते हैं, इन शॉर्ट इसको बोला जा सकता है दैट इज़, क्योंकि स्कूल्स में टीचर्स इसको दैट इज़ ही बोलते हैं, तो हमको भी दैट इज़ ही की लत लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बार बार याद आता रहता है जब मैं इसको देखता हूँ और दैट इज़ बोलता हूँ, तो ये इन एसेंस होता है, नॉट दैट इज़। तो इन शॉर्ट, अनलेस orbitals are singly occupied, pairing does not occur. This is the principle of Hund's rules of maximum multiplicity. Pairing will start in p, d and f orbital with the entry of the fourth, sixth and the eighth electron इन दीज ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली। क्योंकि पी में 3 होते हैं तो चौथे में पेयरिंग स्टार्ट होगी, डी में 5 होते हैं ऑर्बिटल्स तो छठे में, और एफ में 7 होते हैं तो 8वें में पेयरिंग स्टार्ट होगी। It has been observed that half filled and fully filled degenerate यानी सेम एनर्जी वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री। तो सिमेट्री के कारण उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। आगे एक स्टेटमेंट आएगी, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। यहाँ पे ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के कारण क्यों स्टेबिलिटी होती है, इसका रीज़न आगे दिया गया है ग्रीन बॉक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, distribution of electrons into orbitals of an atom is called its electronic configuration, and it can be represented in two ways. For example, SPD notation and orbital diagram notation. तो ये जो SPD notation होती है इसके बारे में आगे बताया गया है। In first notation, the subshell is represented by the respective latter symbol and the number of electrons represented by superscript. तो ये सुपरस्क्रिप्ट जो होता है ये ऊपर लिखा जाता है। ये हम इसी चैप्टर के अंदर देख चुके हैं जब हम एलिमेंट के सिंबल को असाइन कर रहे थे। तो ए बी सी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, और ये जो लैटर सिंबल होता है इट डिसाइड्स द सबशेल। इसकी एक डिमार्क भी दी गया है, इसका एक कह सकते हैं डीमेरिट भी दिया गया है कि फर्स्ट नोटेशन का एसबीटी का नीचे दिया गया है। वो ऑर्बिटल डायग्राम का एक मेरिट है, वो नीचे दिया गया है। सेकंड नोटेशन यानी ऑर्बिटल डायग्राम और इन द सेकंड नोटेशन ईच ऑर्बिटल सबसेट रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, या ऑर्बिटल एक बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एस ऑर्बिटल इसके अंदर एक ही होता है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव स्पिन बाय एरो विद अप साइन एंड एरो विद अ डाउन साइन फॉर नेगेटिव स्पिन। तो ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, पढ़ के हैं क्वांटम नंबर्स में, कि पॉजिटिव हाफ स्पिन जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो दिखाई जाती है अप स्पिन के द्वारा, अपवर्ड साइन के द्वारा, एंड डाउन एरो के द्वारा दिखाई जाती है नेगेटिव हाफ स्पिन। द एडवांटेज ऑफ द सेकंड नोटेशन, दिस ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन ओवर द फर्स्ट इज दैट इट रिप्रेजेंट ऑल द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो स्पिन क्वांटम नंबर को भी एक्सप्रेस यानी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनसाइड ऑर्बिटल डायग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्पिन डिनोट कर सकते हैं ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं किया जा सकता इन एसपीडी नोटेशन, इसलिए हमें हर जगह यूज़ की जाती है ये ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन। आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी ये भरपूर यूज़ की जाएगी इन एसपीडी नोटेशन, जहाँ पे जितनी कम ज़रूरत हो उतना यूज़ किया जाता है इसका, क्योंकि एक डी एडवांटेज है इसका। आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है 10 एटमिक नंबर तक के एलिमेंट्स की। तो आई वुड सजेस्ट यू 30 तक आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की अप टू जिंक। तो यहाँ तक, यहाँ पर नियॉन तक दी हुई है अप टू 10, आपको 30 तक पता होना चाहिए। 20 से आगे जो 21 होता है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसको याद करने की ट्रिक ये है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो यहाँ 21 से 31 तक आप ऐसे याद रख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं दोबारा ये ट्रिक बताने वाला हूँ, एंड सबको यूजुअली याद होते ही हैं 30 तक, तो याद होने चाहिए एलिमेंट्स आपको।
This process of electronic configuration can be simplified if we represent the total number of electrons in the first two cells by the name of element neon. So ऊपर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, उनकी बात की गई यहाँ पे, सोडियम की और ऑर्गन की। तो जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नोबल गैस कोर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, ऐसा बोला गया है आपको यहाँ पे। आगे एग्जांपल लेके बताया भी गया है कि सोडियम को हम लिख सकते हैं नियोन 3s1 और आर्गन को लिखा जा सकता है नियोन 3s2 3p6। नियोन में भरे गए 10 इलेक्ट्रॉन्स कोर इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स 3s2 3p6 में हमने शो कर दिए। तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। वैसे ही सोडियम की नियोन में भरे गए 10 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 and the rest of the electrons of the outermost cells इनको 3s1 में भर दिया गया। तो ये सोडियम की होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स इन द completely filled cells are called core electrons as I have told you, and the electrons present in the highest principal quantum number इनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्ट लूजली बाउंड होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। दैट्स वाई दीज आर द ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूज इन केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के लिए सिर्फ इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मोस्ट लूजली बाउंड होते हैं, ये ईजिली निकाले जा सकते हैं फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। Chromium and copper have 5 and 10 electrons in 3D orbitals rather than 4 and 9. The reason for this is half filled and fully filled orbitals are more stable. तो D5 होती है क्रोमियम के अंदर और D10 कन्फिग्रेशन होती है कॉपर के अंदर। रीज़न इज़ क्लियर, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals are more stable. So p3 p d5 and f7, these are half filled. p6 d10 and f14 are fully filled. These configurations are relatively more stable than the other. That's why atoms adopt these कन्फिग्रेशन ओवर द यूजुअल और जनरल कन्फिग्रेशन। तो रीज़न क्या होता है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का, ये हम आगे देखने वाले हैं। इसका भी आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी चेतावनी दी गया है कि एक्सेप्शन डू एग्जिस्ट। सो या दिस हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कंसेप्ट, दिस इज नॉट द एंड गेम। इसमें भी एक्सेप्शंस आपको पाए जाएंगे। इसको हम देखेंगे इन द सेक्शन 2.6.7। ये टेबल दी हुई है आपको, इसमें सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। तो वहाँ पे हम देखेंगे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, इनके भी एक्सेप्शंस हमको देखने मिलेंगे। 3D ऑर्बिटल्स के भरे जाने के बाद बारी आती है 4p ऑर्बिटल्स की, विच स्टार्ट्स एट गैलियम एंड कंप्लीट्स एट क्रिप्टन। सो रीज़न इसका साफ है, हम ऑलरेडी टेबल के अंदर देख चुके हैं कि 3D और 4p ऑर्बिटल्स में n+l की वैल्यू सेम होती है, लेकिन बिकॉज 3D ऑर्बिटल के अंदर n की वैल्यू कम होती है, दैट्स वाई इसकी एनर्जी कम हुई और दैट्स वाई इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। एनर्जेटिकली फिजिबल है इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाना। एंड इट स्टार्ट्स एट गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। थ्योरी के अंदर यहाँ पे जितने एलिमेंट्स दिए गए हैं इन सब के एलिमेंट एटॉमिक नंबर और जो कन्फिग्रेशन यहाँ पे दिए गए ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी के अंदर दिए हुए हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे 118 एलिमेंट्स आपको टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगे, वो सारे नहीं याद कर सकते आप, लेकिन थ्योरी के अंदर जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो तो डेफिनेटली आपको याद होनी ही चाहिए। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, जिंक के बाद आता है ये 30 इज़ द लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स of 3D series। 31 is gallium and it completes at krypton। krypton is 36, क्योंकि p ब्लॉक्स में 6 आपको ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, तो 36 हो जाता है krypton। in the next 18 elements from rubidium to xenon, pattern of filling is 5s 4d and 5p। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ 4s 3d एंड 4p। तो इनके बाद 4s 3d और 4p के बाद आएंगे
4s के बाद 5f, 3d के बाद 4d और 4p के बाद 5p। तो याद है ये ट्रेंड याद रखना ईजी है, आई मीन बिकॉज बिल्कुल इसकी सीक्वेंस बन रहा है 4s के बाद 5s, 3d 4d एंड 4p 5f। तो रुबीडियम से जीनन तक। अब रुबीडियम आपको यहाँ से क्लियर हो गया क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमने भरा 36 क्रिप्टन, तो रुबीडियम होगा जहाँ से शुरुआत होगी 37। रुबीडियम हो गया 37, इट इज़ एल्कली मेटल। एंड जीनोन पे जाके फिर ये ख़त्म हो गया, इट इज़ 54। जीनन होगा 54। सो 37 से लेके 54 जीनन तक रुबीडियम प्रोसीजियम भरे जाते हैं। 5s 4d और 5p, ये याद रखिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एटॉमिक नंबर, किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक कौन से ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं, याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। देन कम्स द टर्न ऑफ 6s ऑर्बिटल, ऑफकोर्स 5s के बाद 6s ही आएगा। इन सीजियम, अब सीजियम आ गया रुबीडियम के नीचे, एल्कली मेटल्स रुबीडियम के नीचे सीजियम आता है। तो सीजियम का कितना होगा, हमने अभी अभी भरा था जीनन 54, तो सीजियम होगा 55। एंड द बैरियम, बैरियम होगा 56। इसके बाद ही आता है अल्कलाइन मेटल होता है। दिस ऑर्बिटल्स कंसेन 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। सो यही बताया कि 6s1 होता है सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन और 6s2 होती है बैरियम की। इससे आगे 57 से 57 होता है एक्चुअली लैंथनम, और इसके बाद के 14 जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। ध्यान रखिए लैंथनम के बाद 58 से जो शुरू होते हैं और आगे 14 एलिमेंट्स उनको लेंथेनॉइड बोला जाता है, और एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टेनॉइड्स। ये जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं 4f एंड 5f सीरीज़, इनको एफ ब्लॉक के अंदर हम पढ़ते हैं। मोस्टली इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। सो लैंथनम से लेके मरकरी तक, एक्चुअली लैंथनम इज नॉट अ लैंथेनॉइड, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। लैंथेनम इटसेल्फ इज नॉट अ लैंथेनॉइड। इससे आगे जो एलिमेंट होता है वो आता है लैंथेनॉइड में, 58 से लेके 14 एलिमेंट्स आगे। सो लैंथेनम तो से लेके मरकरी तक 5d और 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इसके बाद आती है 5f, 4f होती है लैंथेनॉइड्स, 5f होती है एक्टेनॉइड्स। आफ्टर दिस फिलिंग ऑफ 6p एंड 7s, ऑफ कोर्स हमने 5p भर लिया और 6s भर लिया, तो 6p और 7s आएगा कि एनर्जेटिकली चल रहा है। देख लीजिए आप, n+l रूल आप कहीं भी लगा सकते हैं, हर जगह वैलिड है। 4f 5d और फिर एनर्जेटिकली आएंगे 6p और 7s, देन फाइनली 5f। अब 5f में भरे जाते हैं एक्टिनोइड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। तो शॉर्ट लिव्ड जो एलिमेंट्स होते हैं और आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम। ये टर्म आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेगा, तो याद रखिए एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एंड दीज आर शॉर्टली एंड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कुछ जानते हैं। आप कोई भी आंसर नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चंस का ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन मॉडल ऑफ एटम। इवन जो क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लगाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है क्वांटम नंबर से, एंड दोज क्वांटम नंबर्स आर इंट्रोड्यूस बाय क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो डाल्टन मॉडल तो छोड़ दीजिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम भी इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमें क्वांटम नंबर्स मिलते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। वाई 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स इसलिए बनाते हैं एटम्स
ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर पाएँ, अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएँ। एंड ऑक्टेट किसी एलिमेंट का पूरा है या अधूरा है, ये हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सम एलिमेंट्स आर मेटल्स व्हाइल अदर आर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। एंड किस में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होगी, ये अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लगेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जो अगर वो लूज़ कर दे तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड नॉन मेटल्स में अगर एग्जांपल लें हम क्लोरीन का, तो क्लोरीन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहेगा विच माइट बी गिवन बाय सोडियम, एंड इन दोनों के बीच में कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे नॉन मेटल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं, और मेटल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना चाहते हैं। ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स को देखने से ही पता लगता है। Why elements like helium and argon are non-reactive? Again because they have noble gas configuration, noble gases होती हैं दोनों ही, तो that's why noble gases do not react with any elements because they have more stable electronic configurations. But elements like halogens are reactive. तो अगेन हैलोजेंस रिएक्टिव होते ही इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाने से, सो दैट्स वाई उसको अचीव करने के लिए वो रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं वो। सो दैट्स हाउ इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेना होगा, जो कि हमको मिल ही तभी पाई जब हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम तक डेवलपमेंट कर ली थी। आगे रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स का। वही बात आपको बताई गई है यहाँ पे कि 3D5 4s1 क्रोमियम की होती है Ec, और 3D10 4s1 होती है कॉपर की, इंस्टेड ऑफ 3D4 4s2 एंड 3D9 4s2। इसका रीज़न एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का इस ग्रीन बॉक्स में आपको देखने मिलेगा। So, among the reasons of stability of half-filled and fully filled configuration, the first one is symmetrical distribution of electrons. It is well known fact that symmetry leads to stability. तो ये तो आप जानते ही हैं। अगर एग्जांपल से आप समझना चाहें तो एक एरोप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए। एरोप्लेन के अंदर जो दो विंग्स होते हैं, अगर उनमें से एक आप छोटा बना दें और एक बड़ा बना दें तो स्टेबल नहीं रह पाएगा एरोप्लेन, वो एक स्टेबिलिटी के साथ उड़ नहीं पाएगा। दोनों विंग्स की जो लेंथ है और जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन उनकी सिमिलर होनी चाहिए, यानी सिमेट्रिकल होनी चाहिए दोनों विंग्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एरोप्लेन। सो दैट्स हाउ सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सबशेल हैव इक्वल एनर्जी, इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है, बट डिफरेंट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। Consequently, their shielding of one another is relatively small and electrons are more strongly attracted by the nucleus. तो ये रीज़न होता है कि within the same subshell हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है। विद इन द सेम सबशेल डिफरेंट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल। तो उन दोनों की कन्फिग्रेशन, लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स के अंदर, 3 होते हैं पी में, तीनों और पांचों इलेक्ट्रॉन्स का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर अलाइन नहीं करेंगे, वो हाइड नहीं करेंगे एक दूसरे को फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, एंड दैट्स व्हाई दे विल बी हेल्ड मोर स्ट्रांगली टू द न्यूक्लियस एंड एटम वुड बी रिजल्ट इनटू मोर स्टेबिलिटी। सो ये रीज़न होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। आगे है एक्सचेंज एनर्जी। The stabilizing effect arises whenever
two or more electrons with the same spin are present in degenerate orbitals of a subshell. These electrons tends to exchange their positions and energy is released due to exchange is called exchange energy. So this exchange energy is released energy. याद रखिए, number of exchanges that can take place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. So that's how stability होती है half filled और completely filled की. As a result the exchange energy is maximum and so is the stability. So अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो एंड यहाँ पे बोल रहा है एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो इज द स्टेबिलिटी. मैक्सिमम ही स्टेबिलिटी होगी एक्सचेंज एनर्जी के मैक्सिमम होने से. तो ऐसा कैसे हो गया, कोई रूल वॉयलेट हो गया क्या? वो ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए. इट इज़ द रिलीज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी इज द रिलीज एनर्जी. सो एनर्जी रिलीज जितनी ज़्यादा होगी उस एटम के पास उतनी कम एनर्जी बचेगी. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द एटम. जितनी एनर्जी एटम के पास कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. एंड जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी मीन्स रिलीज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी एटम के पास उतनी एनर्जी कम बचेगी. सो दैट्स हाउ वो रूल जो मैंने बताया था इट इज़ कम्प्लीटली वैलिड एंड दिस एक्सचेंज एनर्जी इज़ द रिलीज एनर्जी. ये ऑर्बिटल्स के डायग्राम्स देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए इन द एफ ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं. एफ सबशेल के अंदर 7 होते हैं, डी के अंदर होते हैं 5 और पी के अंदर 3. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल एक्सचेंजेस आर सीन इन द एफ सबशेल. दैट्स वाई उसमें मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी आपको देखने को मिलेगी. तो पी डी एफ ये ऑर्डर होता है एक्सचेंज एनर्जी का. पी की सबसे कम और एफ में सबसे ज़्यादा. ये इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख के नहीं गिवन है लेकिन समझ में आना चाहिए आपको इससे, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आप यहाँ पे गिवन है. डी के अंदर आप गिन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज़ 10. तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है इनसाइड अ डी सबशेल. सो दीज आर 10 when all the orbitals are singly occupied or half filled or completely occupied also. यहाँ पे completely occupied का नहीं given है लेकिन देख सकते हैं आप एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होती है when it is half filled और fully filled, दोनों के लिए बताया गया है. You may note that the exchange energy is at the basis of Hund's rule. तो ये तो हमें समझ में आ ही जाता है, क्योंकि अगर Hund's rule नहीं होता तो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते पहले ऑर्बिटल्स एंड एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल ही नहीं हो पाती हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के केस में. सीधे फिर फुल्ली फील्ड के केस में होती, क्योंकि हाफ फील्ड पॉसिबल नहीं होता. पहले इनको सिंगली ऑक्यूपाई नहीं किया जाता अगर हंड्स रूल नहीं होता, पेयरिंग हो जाती पहले ही. सो दैट्स हाउ हंड्स रूल इज एट द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. अब समरी दी गई है आपको, जो जो स्टेबिलिटी के पॉइंट्स बताए गए यहाँ पे उनकी. द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड सबशेल इज ड्यू टू relatively small shielding of the electrons each other. इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली स्मॉल शील्ड करते हैं, एक दूसरे को शील्ड करते ही नहीं है. उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. पहले प्रॉपर्टी पहले हेडिंग के अंदर हमने देखा था. तो दैट्स हाउ शील्डिंग स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज़्यादा होते थे. ये पहला रीज़न है. स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्जन, ये रीज़न ऊपर थ्योरी में नहीं गिवन था लेकिन यहाँ दे दिया. तो डेफिनेटली इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट रीज़न होता है ये भी कि कूलम्बिक रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ये कम से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में रेपेल करते रह गए तो न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगे और स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी एटम की. न्यूक्लियस से दूर जाने का खतरा है इलेक्ट्रॉन का अगर वो आपस में ही लड़ते रह गए. सो दैट्स हाउ स्मॉलर होने चाहिए कूलम्बिक repulsion energy mutual repulsion energy between the electrons and larger exchange energy. ये तो हम देख ही चुके हैं.
So these were the reasons for the stability of half filled and fully filled subshells. आगे दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारे एलिमेंट्स की, इसमें हमको एक्सेप्शंस पे ध्यान देना है। क्रोमियम और कॉपर, ये तो आप देख ही चुके हैं कि क्रोमियम के अंदर हाफ फील्ड होती है और कॉपर के अंदर फुल फील्ड कन्फिग्रेशन। दैट्स वाई 3D5 4s1 हो जाता है, 3D10 4s1। नीचे गिवन है कुछ और एक्सेप्शंस जो कि ब्रेक करेंगे ये हमारा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का परसेप्शन भी, उसके भी एक्सेप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन कन्फिग्रेशंस को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी और आपसे पूछेगा कि ये किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऐसा हो सकता है अप टू 30, क्योंकि 30 तक एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन सबको याद होती है, तो वहाँ तक वो पूछ सकता है। लेकिन उसके बाद के एलिमेंट्स के लिए जो कि 30 से ऊपर हैं, उनके लिए ऐसा चांस नहीं है कि ये इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, इनकी कन्फिग्रेशन देख के आपको एलिमेंट पूछा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसकी कन्फिग्रेशन, पॉसिबल कन्फिग्रेशन आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें से आपको ये स्टेबिलिटी के रूल लगा के मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो यही आप यहाँ सीखने वाले हैं कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की। सो पहला केस देखिए, इसमें 4D4 भरा जा रहा है। ऊपर देखिए 4D है ये, 4D एंड 5s के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। तो 4D4 एंड 5s1 भरा जा रहा है इसमें। आप इसमें पूछ सकते हैं कि 4D5 एंड 5s0 क्यों नहीं भरा जा रहा, क्योंकि 4D5 अगर हो गया तो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हमारे पास आ जाएगी जो कि स्टेबल होती है। तो वैसी पॉसिबिलिटी यहाँ क्यों नहीं है, जबकि यहाँ वो पॉसिबिलिटी है। 4D10 कर दिया और 5s0 कर दिया, यहाँ वो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। तो यहाँ एक कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे कि हाफ फील्ड हमें उतनी स्टेबिलिटी नहीं देता कि उसके लिए n+l रूल को वॉयलेट किया जाए। 4D और 5s के अंदर n+l रूल के अकॉर्डिंग 5s के अंदर भरा जाना चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जेटिकली वो पहले आता है। 5s के अंदर 5 होता है n+l, एंड 4D के अंदर 6 हो जाता है, 4+2। तो दैट्स हाउ 5s के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए एनर्जेटिकली, तो भरा ही जाता है। यहाँ पे भरा गया, देख लीजिए 4D4 एंड 5s1। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल गई। इस केस में नोबल गैस कन्फिग्रेशन के केस में 3D10 आप निकाल सकते हैं, n+l रूल को वॉयलेट करते हुए 5s से इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि जिससे आप n+l रूल को वॉयलेट कर सकते हैं। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप n+l रूल वॉयलेट नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट था इसमें, ये एक्सेप्शन था वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का, जिसके बारे में थ्योरी में बात की गई थी। सो ये आपको समझ में आई कन्फिग्रेशन की, ये 4D4 और 5s1 ही क्यों है, 4D5 और 5s0 क्यों नहीं है। उसके बाद ये दोनों नॉर्मल कन्फिग्रेशन, आप जानते हैं कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, दैट्स वाई 4D5 यहाँ पे लिया गया है। आगे भी दो जो कन्फिग्रेशन में कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, यहाँ आप पूछ सकते हैं कि 4D6 और एक्चुअली ये तो नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि 4D6 और 4D8 और 5s0 क्यों नहीं है, क्योंकि 4D8 अगर आप करेंगे तो आप s में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, n+l रूल ब्रेक कर रहे हैं, और वो तभी किया जा सकता है जब आपके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो। यहाँ 4D8 में नोबल गैस नहीं बन रही, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबिलिटी तो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी आप पूछ सकते हैं कि इसमें 4D6 और 4s2 क्यों नहीं है। जैसे ऊपर यहाँ पे था 4s2 था, यहाँ पे 4s2 इसलिए ले लिया हमने क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन बन रही थी, इसलिए 4s2 में इलेक्ट्रॉन रखना 5s2 है एक्चुअली, ये 5s2 में अफोर्ड कर पाए हम, क्योंकि अगर 5s में दो इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं तो उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, वो हम तभी अफोर्ड कर पाए जब यहाँ पे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन थी। यहाँ पे अगर आप लेंगे 4D6 एंड
5s2। तो यहाँ पे हमें कोई हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन नहीं मिल रही जिसके लिए 5s में दो दो इलेक्ट्रॉन्स का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन अफोर्ड किया जाए। तो ऐसी कोई हाफ फील्ड नहीं मिल रही यहाँ पे, इसलिए 6 और 2 की अरेंजमेंट नहीं होगी यहाँ पे, 7 और 1 की होगी। आगे उसी हिसाब से 8 और 1 की नहीं होगी। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होने चाहिए टू ओवरकम द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इन द S5s। दोनों अगर भरे जाएं एस में तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा। इसलिए आप यहाँ देख भी सकते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रखा गया है एस के अंदर। तो ये थे दो एक्सेप्शंस जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में भी देखने को मिलते हैं। एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे जो बिल्कुल दिमाग ख़राब कर देता है, वो आगे दिया गया। एक्चुअली ये जो सिल्वर का है ये तो आसान ही है, 4d10 और 5s1, ये तो आप जानते हैं कि नोबल गैस होती है इसलिए किया गया इसको, ये आसान है। पैलेडियम और आगे प्लैटिनम का दिया गया जो दिमाग ख़राब कर देता है बिल्कुल कि क्या हो गया ये। इसमें 3d9, एक्चुअली 3d नहीं है, मतलब d9 एंड S1 कन्फिग्रेशन है। d10 और S0 क्यों नहीं है भाई? कितनी स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाती, नोबल गैस हो जाती, वो नहीं है इसमें। एक्सेप्शन है ये भी प्लैटिनम का, 9 1 की अरेंजमेंट है। तो इसके लिए आप इसको ट्रिक से याद कीजिए। आप देख सकते हैं मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है, वेदर बाय कंसेप्चुअल और बाय निमोनिक्स, मेरा काम है आपको एनसीईआरटी का कंटेंट याद करवाना। तो यहाँ पे प्लैटिनम और पैलेडियम के केस में अगर आप कंसेप्चुअली समझने जाएं तो टाइम बहुत लग जाएगा और एग्ज़ाम में रिकलेक्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई मैं निमोनिकली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे प्लैटिनम और पैलेडियम का याद रखना है। सो प्लैटिनम के अंदर क्योंकि एन आ रहा है, प्लैटिनम एन आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर होगा कि 9 1 की अरेंजमेंट होगी इसमें प्लैटिनम के अंदर। और पैलेडियम के अंदर डी आ रहा है, इसका मतलब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, 10 0 की अरेंजमेंट होगी यहाँ पे। तो ऐसे निमोनिकली याद कर रख सकते हैं आप प्लैटिनम और पैलेडियम को। आगे है कॉन्फ़िगरेशन। गोल्ड की तो आसान ही है, 3 या D10 एंड S1, ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना आसान है क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो गोल्ड की तो याद हो ही जाएगी आपको। आगे ये लैंथेनम के जो एलिमेंट्स हैं उसके अराउंड उनकी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अगेन ये भी आसान ही है क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनम के आगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ भी देखिए दो जो गैडोलियम है इसकी F7 इसमें हो रहा है, दैट्स वाई 6 और 9 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, ऊपर नीचे देख लीजिए आप, 7 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो आसान है याद रखना, F में क्योंकि 14 होते हैं टोटल, तो 7 मीन्स हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, दैट्स वाई गैडोलिनियम इसमें F7 कन्फिग्रेशन होती है। याद रखना आसान है ये। यहाँ से देखिए एक यूनिक बात इसमें देखने को मिलेगी आपको कि लैंथेनम के आगे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जानते हैं लैंथेनोइड्स बोला जाता है, और वहीं से 4f इलेक्ट्रॉन्स बनने शुरू होते हैं। सो ये देखिए लैंथेनम की लाइन, यहाँ पे कोई 4f इलेक्ट्रॉन नहीं है, लैंथेनम के आगे जो सीरियम है उससे भरना चालू होते हैं 4f इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखिए आप, सीधे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4f में, एक से शुरुआत नहीं हो रही भरने की, सीरियम के अंदर 2 से शुरुआत हो रही है 4f इलेक्ट्रॉन्स भरने की। ये एक यूनिक पॉइंट है, याद रखिए इसको। आगे फिर एक्टेनॉइड्स हैं, इसमें भी एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, इसकी हम बात करेंगे लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्टीनियम होता है, इसके बाद के एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। एंड ये है प्रो एक्टीनियम, इसको प्रो एक्टीनियम बोला जाता है। तो एक्टीनियम के बाद तो आता है थोरियम। तो ऐसा होना चाहिए कि थोरियम से भरे जाने चाहिए 5f ऑर्बिटल्स, बिकॉज 5f ऑर्बिटल्स एक्टिनोइड्स में भरे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भरे जाते हैं प्रो एक्टीनियम में ही। आप नाम से याद रखिए इसको, ऐसी गलती मत करिएगा कि थोरियम से भरे जाते हैं 5f ऑर्बिटल्स, ऐसा नहीं है। एक्टीनियम के बाद आना चाहिए प्रो एक्टीनियम। प्रो मीन्स एक्टीनियम के बाद जो आता है, प्रो मीन्स आगे होता है, एक्टीनियम से आगे जो है प्रो एक्टीनियम।
सो इट्स 91 प्रो एक्टीनियम जहाँ से भरे जाते हैं 5f ऑर्बिटल्स। ये देखिए, सो इट्स प्रो एक्टीनियम नॉट थोरियम जहाँ से शुरुआत होती है 5f ऑर्बिटल्स भरने की। अगेन यहाँ पे भी 2 भरे जाते हैं। तो ये कॉमन चीज़ होती है बिटवीन 4f एंड 5f। 2 इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं और वहाँ मैंने आपको बताया सीरियम से भरे जाते हैं, यहाँ प्रो एक्टीनियम से भरे जाते हैं। याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स वाई आई एम हाईलाइटिंग इट। नीचे आपको बताया कि 112 से ऊपर वाले एलिमेंट्स अभी नहीं रिपोर्ट किए गए और फुल्ली ऑथेंटिकेटेड नहीं है ये, और नेम नहीं किया गया ये, अधूरी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको नेम कर दिया गया है, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर ओनली वी विल सी द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ देम। एंड एक्चुअली अबो 100 एलिमेंट्स के नेम्स पर क्वेश्चन आ भी चुका है इन द ईयर 2020। केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसकी मैंने ट्रिक भी बनाई हुई है। तो या ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरे 118 एलिमेंट्स नेम्ड किए जा चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। अब इस चैप्टर की समरी की अगर बात की जाए तो इसमें मुझे एक ही लाइन ऐसी दिखी है जो आपको लग सकता है कि थ्योरी में नहीं गिवन है, लेकिन सिर्फ लग सकता है आपको, ऐसा रियलिटी में नहीं है। इसके लिए हिंट थ्योरी में ही गिवन है। देखिए क्या स्टेटमेंट है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यूज ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स आल्सो कम नेचुरली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से के सॉल्यूशन से हमें एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शन मिलता है, और वेव फंक्शन और एनर्जी इन दोनों को करेक्टराइज किया जाता है क्वांटम नंबर्स के द्वारा। तो मैंने ये आपको बताया भी था थ्योरी के अंदर ही जब हम पढ़ रहे थे कि एक्चुअली ये क्वांटम नंबर्स ही मिलते हैं हमें एज अ सॉल्यूशन ऑफ दीज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो कितनी वैल्यू होगी इन क्वांटम नंबर्स की, ये तो हमें पता लग ही जाएगा जब हमें क्वांटम नंबर ही मिल रहे हैं इस सॉल्यूशन से, वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो वैल्यू कितनी होगी इन क्वांटम नंबर्स की, ये तो हमें पता लग ही जाएगा। तो ये ऑब्वियस बात थी। यहाँ पे ये लाइन टू लाइन नहीं गिवन थी थ्योरी में, इसलिए मैंने सही समझा इसको यहाँ पे हाईलाइट करना। सो ये थी थ्योरी ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब बारी आती है एक्सरसाइज क्वेश्चंस की और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की। इस लेक्चर की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा फॉर अस टू डू दिस 67 एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड इसके बाद अराउंड 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हैं। तो मुझे लगता है कि इनको नेक्स्ट लेक्चर में ही लेना सही रहेगा, क्योंकि अराउंड 1 घंटा शायद लग सकता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, वो स्पीड पर डिपेंड करता है, हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, लेकिन अच्छा खासा टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई इसको अगले लेक्चर में ही सॉल्व कर लेना ठीक रहेगा।